Hello guys, how are you? I hope all of you are fit and fine. आज के इस सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली हमारा एक तरीके से एडिशन है। हम नाम ले रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर हमें प्रोवाइड होंगे तो हम एक्चुअल में उनको ऐड ही करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक बहुत अहम रोल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सोल्व करता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एप्लीकेशन की बात करें कि भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअल में अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में देखिए, जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, मान लो सर्कुलर पाथ है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो हम उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमें रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चेंज इन मोमेंटम है, जब हम जाएंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर तो हम देखेंगे कि हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका पहले मोमेंटम कुछ था, बाद में मोमेंटम कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो अप्लाई किया जाता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सोल्व करने के लिए। जैसे मैंने कहा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है जी, ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, लाइक दिस, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, एक वेक्टर हमारे पास ये वाला है और एक वेक्टर हमारे पास ये वाला है। मान लीजिए हमने ये जो वेक्टर है इसका नाम हमने रखा जी पी वेक्टर, इसका नाम हमने रखा जी क्यू वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है जी पहले से हमारा थीटा। अब इस कंडीशन में हम एडिशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं जी सब्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे कि वीडियो की शुरुआत पे मैंने कहा कि हम बेशक से सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम करेंगे ऐड ही। देखिए किस तरीके से हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। ये वाला जो वेक्टर क्यू वेक्टर है, अगर मैं इस वाले वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, तो हमें पता है ये अगर प्लस क्यू वेक्टर है तो ये हमारे पास माइनस क्यू वेक्टर बन गया। अब यहां से एक ये वाला वेक्टर हो गया, एक ये वाला वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ गई है। और यहां से हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो अगेन वी अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने पहले ही कहा था कि हम एक्चुअल में एडिशन ही करने जा रहे हैं। किस तरीके से? एक्चुअली हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में p वेक्टर और माइनस q वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं। भाई एक्चुअली एडिंग व्हाट द p वेक्टर एंड माइनस q वेक्टर। मतलब अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं कि यहाँ पे भाई रिजल्टेंट निकालने के लिए जा रहा हूं मैं, देन द डायगोनल प्रोवाइड व्हाट द रिजल्टेंट, हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देना है लाइक दिस। ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया। तो यहाँ से हम अभी देखेंगे कि ये अगर हमने इसका नाम दे दिया थी एस वेक्टर, जो रिजल्टेंट है हमारा, तो एस वेक्टर की जो वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो क्या बन गई एक्चुअली पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही ऐसा क्यों कहा था कि हम एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन ही करने जा रहे हैं। बट ये वाला जो रिजल्ट है इट कंटेन बोथ द थिंग्स, इसके अंदर तो दोनों चीजें आ गई हैं, आपका मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड है और आपका डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले देखिए हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर, एस वेक्टर यानी कि जो आपका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम फिर से वही अपना जो रिजल्टेंट हमने निकाला था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर, उसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे।
सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हमें करना है। यहाँ पे देखिए एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, तो जी मॉडुलस हमने यूज कर लिया, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास कोस। अब थीटा की वैल्यू लेकिन कितनी है, 180 माइनस थीटा है, और अंडर द रूट हो गया जी। यानी कि एस वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बन गया जी हमारे पास है। क्यों? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है माइनस 2p cos थीटा, सॉरी ये आपके पास दिस इज द रिजल्ट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब बारी आती है कि भाई हम यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग ओवर द tan अल्फा। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसने रिजल्टेंट ने एस वेक्टर ने ये वाला एंगल बना रखा है, मान लो अल्फा क्यू वेक्टर के साथ में, या आप चाहो तो इसको पी वेक्टर के साथ में भी शो कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले ट्रायंगल लॉ के अंदर भी सीखा था कि जब हमारे पास वैल्यू आती है, अगर ए वेक्टर के साथ एंगल डिस्क्राइब कर रखा है तो आपने देखा था कि बी वाले कंपोनेंट आएंगे साइन थीटा और कोस थीटा के साथ में। यहाँ पे जब हम क्यू के साथ बनाएंगे, अगर ये वाला अल्फा अगर रिजल्टेंट इसके साथ बना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देंगे जी एंगल हमारा वही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू के साथ तो बना रखा है ऑलरेडी, ऑपोजिट लेना है आपको, कहने का मतलब ये। तो हमारे पास आ जाएगा p साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा q प्लस p साइन कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। q प्लस p कोस 180 माइनस थीटा। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर साइन 180 माइनस थीटा है तो इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई p साइन थीटा डिवाइड बाई q। अब आपको पता है cos 180 माइनस थीटा पहले भी हम देख चुके हैं कि नेगेटिव है, तो q माइनस p cos थीटा, ये रिजल्ट बन गया है। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ के बजाय यहाँ पे नहीं है अल्फा, और अल्फा यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए p वेक्टर के साथ बनाता है अल्फा एंगल यहाँ पे, तो सीधी सी बात है भाई हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू सीधी लिख देंगे अभी हम, क्या, q साइन थीटा डिवाइड बाई p माइनस q cos थीटा। So this is the formula for the calculation of direction in case of subtraction of vectors, vectors की subtraction के अंदर। अब एक छोटा सा इसका इलस्ट्रेशन देखिए, इसकी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे। मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, आपको पता है यहाँ पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो चेंज होता जाएगा, बट एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो पार्टिकल किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर है, तो वेलोसिटी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल। इस टेंजेंट से हमने शो किया वेलोसिटी, ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ से क्या बनाने वाले हैं कि एंगल डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए एक किसी इंस्टेंट के ऊपर मान लीजिए वेलोसिटी आपने यहाँ पे ऐसे शो कर दी है, तो आप देखोगे कि एक्चुअली देयर इज ए एंगल बिटवीन दीज वेलोसिटीज। यहाँ पे एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, मान लीजिए कि एंगल कितने है जी, यहाँ पे दिस इज द एंगल थीटा। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वही सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उसी को हम अप्लाई कर देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जो एप्लीकेशन है वो यही है, यानी कि डेल्टा वी की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, डेल्टा वी इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी।
तो कितना चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर। अब आपको पता है वैसे बाई डायरेक्शन अगर हम बात करें तो v1 v2, देखिए अगर मैं इसको v1 लेता हूँ और इसको मैं v2 दिखाता हूँ तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें कि v1 वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट, v2 वेक्टर मॉडुलस। ये वाला आपके पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा भी जो चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर वो मैं आपको ऑलरेडी पहले स्पेशल केस करा चुका हूँ कि अगर दोनों वेक्टर्स हैं आपके पास p और q और उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा यहाँ चेंज इन वेलोसिटी का, वो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2v1 cos θ/2। ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। डेल्टा v मींस चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय 2v1 cos θ/2। दिस इज सॉरी नॉट cos sin θ/2, sin θ/2, sorry, 2v1 sin θ/2। दिस इज एक्चुअली व्हाट द चेंज इन वेलोसिटी। इस तरीके से हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है, हम एक को क्या कहें भाई, इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज व्हाट द फाइनल वेलोसिटी। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, vf माइनस vi डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी, टाइम पीरियड। क्योंकि हम ऑलरेडी चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से निकाल चुके हैं तो vf माइनस vi भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ वाला जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, vf माइनस vi मतलब v2 माइनस v1, वही क्या आ गया आपके पास, डेल्टा भी आ गया। देन यू इजीली कैलकुलेट योर चेंज इन एक्सेलरेशन। अब इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मान लीजिए आपके पास पैरेललोग्राम है कोई, लाइक दिस। ये भी एक्चुअल में क्या बता रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का ही पार्ट चल रहा है। सारी जो इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ ये सब की सब इंडिकेट कर रही है जी किसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को ही इंडिकेट करती हैं। यहां पे देखिए अब अगर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है लाइक दिस, इस तरीके से बेटा हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं। मान लीजिए हमने इस तरीके से वेक्टर भी शो कर दिया लाइक दिस, ये लो जी। तो ये अलग अलग वेक्टर हो गए आपके पास। मान लो ये आपका कौन सा वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, ये आपका कौन सा है, पी वेक्टर है। तो ये भी क्यू वेक्टर हो गया जी, ये आपका पी वेक्टर हो गया। अब डायगोनल की बात आती है, हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया जी लाइक दिस, ये इस तरीके से जा रहा है जी, और एक हमने डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिया भाई। अब आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे भाई एक डायगोनल ये आपका d1 हो गया, मान लीजिए एक डायगोनल ये हो गया जी आपका d2। अब d1 वेक्टर अगर हम निकालना चाहें यहाँ से कि d1 वेक्टर की वैल्यू क्या है भाई, तो आपको पता है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बोथ आर इन द सेम ऑर्डर, ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ऑपोजिट ऑर्डर वाला क्या बन गया, ऑपोजिट ऑर्डर वाला बन गया जी आपका रिजल्टेंट। तो p वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, p वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे भाई q वेक्टर और जी आपके पास प्लस कितना भाई d1 वेक्टर। मतलब साहब है यहाँ से कि d1 वेक्टर की वैल्यू क्या बन गई, p वेक्टर प्लस कितना हो गया जी q वेक्टर, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अब अगर हम d2 की बात करते हैं कि भाई हमारा जो d2 वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो d2 वेक्टर देखिए यहाँ पे अब आप देखेंगे q वेक्टर और p वेक्टर एक्चुअल में क्या है, सेम ऑर्डर में है। और d2 वेक्टर जो आपके पास होगा, अगर इनको हम वेक्टर कंसीडर करते हैं अभी, तो जो d2 वेक्टर है वो आपका क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका रिजल्टेंट। तो d2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, d2 वेक्टर हो गया आपके पास p वेक्टर प्लस कितना जी q वेक्टर। अब हम ये रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं हम, अच्छा ये तो क्या हो गया था, d1 की वैल्यू माइनस, सॉरी p वेक्टर माइनस q वेक्टर, और ये आपके पास आ गया जी
d2 वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब इसके अंदर ये देखो, अगर हम निकालना चाहते हैं भाई p वेक्टर की वैल्यू और q वेक्टर की वैल्यू, तो p वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये देखिए पहले आप कि अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं कि भाई p वेक्टर जो है हमारे पास, p वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास बन गया जी d2 वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब अगर हम यहां से इसकी ये वाला जो आपका रिजल्ट है इसको देखें तो माइनस q वेक्टर एक्चुअल में किसके बराबर है भाई, बट माइनस q वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 वेक्टर माइनस क्या हो गया भाई, d1 वेक्टर माइनस कितना हो गया जी p वेक्टर। अब अगर हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए therefore p वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो p वेक्टर की वैल्यू वो क्या बन जाएगी, d2 वेक्टर, ये तो ऑलरेडी पहले से गिवन है, माइनस अब ये आपका माइनस q वेक्टर की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास q वेक्टर या खाली q वेक्टर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे जी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई, ऑलरेडी जब नेगेटिव सिंबल है यहाँ पे भी माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपके पास आ गई भाई सीधी सीधी प्लस d1 वेक्टर, ठीक है जी। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो p आएगा, तो 2p वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस d2 वेक्टर बन गया है। देयरफॉर p वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, द हाफ d1 वेक्टर प्लस कितना हो गया बेटा d2 वेक्टर। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी p वेक्टर की। जबकि हम अगर q वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो q वेक्टर हमारा क्या बन गया भाई यहाँ से, एंड q वेक्टर इज इक्वल टू सीधा सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं जी हाफ, यहाँ पे हमने देखा d1 प्लस d2 है, तो ऑर्डर के हिसाब से देखिए पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d1 माइनस d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर। So these are the very special results in case of a parallelogram like this। अगर आपको ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है तो you can easily tackle the problems। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हम कोई एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लें इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जांपल क्या है देखिएगा, ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कि एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है। पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ जी सारी की सारी। ये देखिए भाई, कोई आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये जी आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। कोई आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वही आदमी एक्चुअल में मुड़ जाता है जी, ठीक है। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और किस तरफ हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बन जाती है जी, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। एक वेलोसिटी ये वाली है और एक वेलोसिटी ये वाली है हमारे पास। हम ये कहें कि भाई v1 है अगर हमारे पास ये, तो इस v1 वेक्टर को जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसके साथ कौन आ गया, i कैप। और इसको जब हम 5 मीटर पर सेकंड, अगर इसको हम क्या मानते हैं कि ये v2 है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, j कैप। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन हमें तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी का चेंज और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड।
क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है विद दिस वेलोसिटी, उसके बाद 10 सेकंड टाइम के बाद वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करके नॉर्थ की तरफ हो जाता है। तो बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी है तो जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए पहले हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट किसका? चेंज इन वेलोसिटी के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए ये वाला जो कंपोनेंट है या ये वाला जो कंपोनेंट है, किसी एक को नेगेटिव बना लेंगे। किसी एक को हम नेगेटिव बना लेते हैं। मान लीजिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया उल्टी तरफ, जैसे अभी सब्ट्रैक्शन में आपको सिखाया था। तो यहाँ पे जो v1 की वैल्यू है आपकी वो क्या बन गई? v1 आपका बन गया जी -5 मीटर पर सेकेंड। क्यों बन गया? क्योंकि अभी तक ये क्या था? आई था। अब अगर मैं इसको यही लिखता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड तो ये -i कैप लिखा गया। दैट इज वाई कि v1 वेक्टर की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी बन गई? -5 मीटर पर सेकेंड। अब आप आई कैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियसली कितना है? 90 डिग्री बन गया। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे बाय अगेन यूजिंग व्हाट द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया भाई। तो ये एक्चुअल में जो रिजल्टेंट आपका आ गया है ये चेंज इन वेलोसिटी तो बता रहा है आपको। v2 माइनस क्या कर रहे हैं हम? v1 कर रहे हैं भाई। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1 होगा, ना कि v1 माइनस v2। सीधी सी बात है। तो v2 माइनस v1 कहने का मतलब अगर मैं डेल्टा v की बात कर रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर डेल्टा v वेक्टर है तो मैं लिखूंगा v2 वेक्टर माइनस कितना? v1 वेक्टर। हकीकत में मैंने क्या किया यहाँ पे? हकीकत इसके पीछे की ये है v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। मतलब वही रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं जो अभी तक हम करते आए हैं हर एक पैरेललोग्राम के अंदर, जो एडिशन का जो हमने लो सीखा था। तो यहाँ पे अब हम देखिएगा जब इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं दोनों को, क्योंकि दोनों के बीच में हमने क्या किया हुआ है? एडिशन किया हुआ है। तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? डेल्टा v हमें पता है 90 डिग्री है। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। इधर भी कितने हैं? 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मॉडुलस। तो v2 की वैल्यू भी कितनी है जी? 5 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस v1 कितना है जी? -5 है। कोई दिक्कत नहीं जी, -5 का स्क्वायर और अंडर द रूट। तो वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास? 25 प्लस कितना हो गया जी? 25 अंडर द रूट। तो डेल्टा v हमारे पास जो मॉडुलस है वो कितना आ गया जी हमारे पास? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अभी 50 अंडर द रूट। मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया जी 5/√2। ये आ गया जी आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा v। लेकिन हमें तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो तो क्या है? वो चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तो हम यहाँ पे बात करेंगे भाई डेल्टा v बाय कितना? भाई टाइम पीरियड। तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी है जी? 5√2 डिवाइड बाय 10। मतलब साफ है कितना हो गया जी? √2/2 आपके पास आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? यहाँ पे आपके पास, और चाहो तो 1/√2 भी इसको आप लिख सकते हो, और यू कैन से दैट 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज द a average. So this is the application of what? The subtraction of vector. कहाँ पे काम आ गया हमारे? देखिए हम यहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी का एक इलस्ट्रेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद का जो अभी हम निकालने जा रहे हैं जी, वेक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको देख के आपको कुछ याद आ जाएगा। आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते थे, तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया होगा। वो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए आपने किस तरीके से क्रैम किया या उसको सीखा, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे वही डिस्टेंस फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? दो वेक्टर पढ़ेंगे अब हम।
एक का नाम है जी पोजीशन वेक्टर और दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है भाई, पोजीशन वेक्टर का मतलब है जो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताता है। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर पोजीशन को डिफाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। स्पेस के अंदर मतलब 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये XY प्लेन है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन है। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम टी के ऊपर कोई पार्टिकल यहाँ ए पॉइंट के ऊपर है, तो इस ए पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हमने यहाँ से एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है और इस वेक्टर का नाम रख दिया है आर वेक्टर। वेयर आर वेक्टर इज व्हाट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जिस वेक्टर का यूज किया हमने, उसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास है, तो ऑब्वियसली आर वेक्टर ने, अगर हम ये कहेंगे भाई यहाँ पे एंगल थीटा डिस्क्राइब कर दिया है एक्स एक्सिस के साथ, तो हमें पता है आर का एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा। कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो जी साइन की टर्म में भी लिख सकते हैं और कोसाइन की टर्म में भी लिख सकते हैं, और जनरली अगर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर हमारे पास है, तो आर वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग जी हम कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका ये वाला जो आर वेक्टर है, इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, पूरा आर वेक्टर नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा आर वेक्टर तो यहाँ पे है। अभी इज इक्वल टू लिखूंगा तो कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ कंपोनेंट की बात करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर वेक्टर को लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा आर एक्स आई कैप, और इधर मैं इसको क्या लिख दूंगा, आर वाई जे कैप। तो आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप एक्चुअल में आर वेक्टर के ही दो कंपोनेंट हो गए। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था आर एक्स वेक्टर, और इधर मैं इसको लिख सकता हूं क्या, आर वाई वेक्टर, क्योंकि अब आर वाई वेक्टर का मतलब साफ है कि आर वाई मैग्नीट्यूड है और जे कैप क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई है। मतलब मैं चाहूं तो आर वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, अभी मैं लिख सकता हूं इसको यहाँ पे आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, और मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट बच्चे, ये रिजल्ट एक्चुअल में किसके लिए है, पोजीशन वेक्टर के लिए। आपको पता है दोनों के अंदर आर एक्स और आर वाई के बीच का एंगल जो बना हुआ है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे पूछेगा हो कभी, तो हम उसको लिख के देंगे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात आएगी तो हम डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर देंगे। डायरेक्शन देखिए कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो हमने लिख दिया जी टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, तो हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर बाय बेस बन गया। परपेंडिकुलर कौन है, दिखाई दे रहा है आर वाई है, बेस कौन है, आर एक्स है। ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं बेटा, क्योंकि ये जब हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे तो वहां से हमसे वो डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कराएगा, हमसे वेलोसिटी भी कैलकुलेट कराएगा, हमसे एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कराएगा, हमसे मोमेंटम भी कैलकुलेट कराएगा। और किसी प्लेन के अंदर बात चल रही है, मोशन इन ए प्लेन चल रहा है, तो ऑब्वियसली प्लेन के अंदर ही सारी चीजें आएंगी, प्लेन के अंदर ही वेलोसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो किसी भी प्लेन में पार्टिकल अगर कहीं किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है, तो वहां किसी न किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद देखिए जो कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा वो चलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है कि हमारे पास इसी तरीके से हमने ये एक प्लेन बना दिया है, फिर दोबारा से एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया है कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब इसमें किसी भी पार्टिकुलर टाइम पीरियड t1 के ऊपर, यहां मान लीजिए ए पॉइंट के ऊपर पार्टिकल था पहले, तो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन किया जी r1 वेक्टर से। फिर किसी दूसरे टाइम इंटरवल के ऊपर, मान लो ये आपका कितने टाइम के ऊपर, t1 टाइम के ऊपर, फिर मान लो पार्टिकल पहुंच गया कहां पे, बी पॉइंट पे, कितने टाइम पे, t2 टाइम पे, तो उसका फिर से हमने वेक्टर यहाँ पे खींचा ये डिफाइन करने के लिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। उस बी पॉइंट के ऊपर जाएगा तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बदली हो गया, दूसरा पोजीशन वेक्टर आ गया है। अब पार्टिकल कहां से कहां मूव कर रहा है, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जा रहा है, तो यहां से हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया भाई दिस वन, और ये जो वेक्टर आपके पास आ गया है इसका हमने नाम रख दिया आर ए बी वेक्टर। और ये जो आर ए बी वेक्टर है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। और इसको सोल्व करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं, अभी यहां पे देखिए ओ ए बी एक ट्रायंगल आपके पास बन गई है। देखिए क्योंकि इसकी दो अलग अलग पोजीशन थी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां से ऐसे घूम के गए हो, ऐसे घूम के गए हो, हमने तो शॉर्टेस्ट पाथ देखना ए से बी, और वो कौन है, ये वाला, और जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें पता हो गया तो हम वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए कैसे, अब हमारे पास फ्रॉम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर बोथ आर इन द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, जबकि ओ बी वेक्टर का ऑर्डर इन दोनों के ऑपोजिट हो गया। देन हु इज द रिजल्टेंट, r2 वेक्टर इज द रिजल्टेंट। तो r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, r1 वेक्टर प्लस कितना जी, r-a-b वेक्टर। अब हमें तो रिक्वायरमेंट r-a-b की है, तो हम लिखेंगे r-a-b वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब बात आती है कि जी r2 वेक्टर और r1 वेक्टर, जैसे कि आपने पहले समझाया कि भाई r वेक्टर था तो इसके तो कंपोनेंट हो गए, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी r1 के भी कंपोनेंट होंगे और जी r2 का भी कंपोनेंट होगा, इसी प्लेन के अंदर होगा। अब हम इनको कैसे लिखें, देखिए r1 का अगर मैं कंपोनेंट कहूँ x एक्सिस के अलावा, मैंने कहा कि r1 वेक्टर के कंपोनेंट x और y के अलावा, मैंने लिख दिया r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया बेटा x1 वेक्टर प्लस y1 वेक्टर। या मैं ये कह सकता हूं कि r1 वेक्टर को मैंने लिख दिया बेटा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। मतलब ये जो r वेक्टर था, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने rx, तो मैं चाहता तो इसको लिख सकता था xi कैप और yj कैप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x एक्सिस के अलावा हमने उसको डिस्टेंस को क्या, उसका मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से, y के अलावा y से कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, r1 वेक्टर को हमने क्या लिखा, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इधर कौन है, x है, और डायरेक्शन कौन है, i कैप है। इस r1 का मैग्नीट्यूड इधर कौन है, y है, और डायरेक्शन कौन है, j है। अब r2 की बात आएगी तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये देखिए, ये अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो आपको पता है कि r1 के लिए कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं। r1 के कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका x1, और ये वाला जो बन गया बेटा ये आपका क्या बन गया, y1। ठीक उसी तरीके से जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहां से भी आप ये देखोगे भाई, इस तरीके से आपके पास इसके भी कोऑर्डिनेट बन गए हैं। ये वाली जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ये कितनी बन गई है बेटा, x2, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आ गई है बेटा ये कितनी आ गई है, y2। ये लीजिए, तो यहाँ पे r1 के जो कोऑर्डिनेट बने, r1 के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने बन गए, r1 के कोऑर्डिनेट आपके पास बन गए जी x1 और y1, और r2 के जो कोऑर्डिनेट बने वो आपके पास कौन बने, x2 और y2।
और जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमने वेक्टर को लिख के आपके सामने दिखा दिया। अब ठीक इसी तरीके से अब हम R2 वेक्टर के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी x2 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, और हम कह सकते हैं R2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया ये आपके पास आ गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप। एक रिजल्ट हमारे पास ये वाला बन गया है, एक रिजल्ट हमारे पास ये वाला बन गया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कौन है, ये है तो जी कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर अभी पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमें निकालना है आर ए बी वैक्टर, तो आर ए बी में हमारा कौन है, R2 वैक्टर, ये रहा जी। इसको उठा के लिखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप, फिर माइनस R1 की वैल्यू लिखेंगे जी, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, फिर दोबारा से लिखेंगे जी इसको आर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब क्यों ना हम इनको ऐसे लिख लें जी, x2 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप। तो हमारे पास यहाँ में मिल गया जी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास आर ए बी वैक्टर की। तो ये तो पूरा वेक्टर हो गया। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात हमसे करना चाहता है तो हम कैसे निकालेंगे जी, यहाँ से निकालेंगे आर ए बी इज इक्वल टू, इसको कर देंगे भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बच्चे, प्लस बेटा y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल फिर से वही 90 स्क्वायर और अंडर द रूट, क्योंकि दोनों ही प्लेन में x और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज वाई दिस इज व्हाट। याद आया कि यही एक्चुअल में क्या था हमारा, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है, क्या उसके पीछे की स्टोरी है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है भाई हमारे पास, तो बेटा हम इजीली वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये भी कैलकुलेट करना भी आपको सिखाते हैं कि हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो देखिए अभी हम वेलोसिटी निकालेंगे इसी का इस्तेमाल करके। और एक्सेलरेशन, ताकि जब आप प्लेन में जाओ इसको पढ़ो तो बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो, आप इजीली रिजल्ट्स बता सकोगे कि वेलोसिटी क्या है। अब कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी है भाई, कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता है वेलोसिटी क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टाइम पीरियड कितना है, t1 है, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, t2 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, रेट ऑफ चेंज, आप ऑलरेडी वेलोसिटी के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वहां से आपको ऑलरेडी पता है। वेलोसिटी निकालेंगे जी, वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, आप सीधा सीधा क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे आर ए बी वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, द डेल्टा टी, चेंज इन द टाइम पीरियड। इसका मतलब साफ है, आर ए बी वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, ये रहा। तो आर ए बी वेक्टर, या ये ऊपर वाला रिजल्ट लिखे तो बढ़िया है, क्योंकि वेक्टर लिख रहे हैं हम x2 माइनस x1 आई कैप प्लस बेटा y2 माइनस y1, और ये आ गया बेटा आपके पास j कैप, डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने, डेल्टा टी। अब हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, v वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है बेटा, आई कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी प्लस y2 माइनस y1 j कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी।
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है ये किस में आ रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर। तो हम इस v वेक्टर को, अभी आपको पता है x के अलोंग चेंज आ गया, x एक्सिस के अलोंग चेंज है बस कर लिए। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो वेलोसिटी बन गई, ये बन गई बेटा vxi कैप, vx, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये जो बनेगी ये कितनी बन गई बेटा vyj कैप। देखिए दिस इज very simple method for the calculation of the velocity of a particle which is moving in a plane, जो एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। अब इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड की बात आती है बेटा, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, वही x और y हमें पता है 90 डिग्री है, तो vx स्क्वायर प्लस कितना बेटा vy स्क्वायर अंडर द रूट कर देंगे बेटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। देखो डायरेक्शन की बात आती है बेटा, आपको थीटा अल्फा जो भी है tan थीटा पुट करेंगे और सीधा लिखेंगे बेटा, कोई देखना ही नहीं है इसके अंदर, vy बाई vx, बात खत्म। ये डायरेक्शन आ रही है बच्चे, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब बात आती है भाई एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन कैसे हो, तो एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन भी देखिए। एक्सीलरेशन की बात आई है, तो एक्सीलरेशन हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमें पता है भाई एक्चुअल में कौन है, चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब v वेक्टर डिवाइड बाय, फिर से हमने डेल्टा t कर दिया है, t कर दो कोई बात नहीं, डेल्टा मींस देयर इज ए चेंज इन टाइम पीरियड, कहने का मतलब ये है। और यू कैन से दैट a वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर, देखिए क्या लिखा था अभी आपने, ये रहा जी हमारे पास, दिस इज द v वेक्टर। तो चलिए जी यहाँ से पिक कर लेते हैं vx i कैप, और प्लस हमारे पास क्या था जी vy j कैप डिवाइड बाई आ गया जी हमारे पास डेल्टा t, और हम चाहे तो लिख देंगे बेटा a वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप डिवाइड बाई डेल्टा t प्लस vy डिवाइड बाई डेल्टा t और j कैप। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये x एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि ax i कैप प्लस ay j कैप। अब बेटा फिर से वही, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा लिखेंगे बेटा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर द रूट, डायरेक्शन निकालनी है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax, then you can easily calculate all the parameters of a motion in a plane। मोशन इन ए प्लेन के जितने भी पैरामीटर हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सब कुछ हमें हासिल हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू ओनली एंड ओनली द वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे लिए बिल्कुल एक तरीके से जड़ी बूटी का काम करता है फिजिक्स के अंदर। जैसे जड़ी बूटी होती है ना, संजीवनी बूटी, हनुमान जी ने लक्ष्मण को दी थी, लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में था, मर सकता था लेकिन जीवित हो गया, तो ये भाई जीवित कर देगा आपको, मरने नहीं देगा, ठीक है। वेक्टर आपको आता है तो आप कभी भी फिजिक्स में मरेंगे नहीं, फिजिक्स आपकी जीवित रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।